क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो कलीग्स जिनके लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी वो आपको फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? क्यों आपकी मेहनत, आपका समर्पण अक्सर उनके लिए नॉर्मल हो जाता है? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप दूसरों की उम्मीदों को कंट्रोल करके उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं? उनके दिमाग में अपनी एक ऐसी इमेज बना सकते हैं जहां वो आपकी हर बात माने, आपकी हर मदद को सर आंखों पर रखे और हाँ, कभी आपको फॉर ग्रांटेड ना ले। आज हम एक ऐसे गहरे मनोवैज्ञानिक खेल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस यानी उनकी उम्मीदों को मैनेज करके उनसे अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। ये डार्क साइकोलॉजी का वो पहलू है जो आपको लोगों को समझने और उन्हें सही दिशा में मोड़ने की शक्ति देगा। नमस्कार दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की इस रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद सुनने में थोड़ा डार्क लगे, थोड़ा मैनिपुलेटिव लगे, लेकिन यकीन मानिए ये एक ऐसी स्किल है जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अजय बना सकती है। हर इंसान अनजाने में ही सही दूसरों की उम्मीदों का गुलाम होता है। हम हर पल दूसरों से कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और हमारी खुशी या दुख अक्सर इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के पूरा होने या टूटने पर निर्भर करता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे इन एक्सपेक्टेशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। कैसे इन्हें एक टूल की तरह यूज करके लोगों से वो काम निकलवाया जाए जो आप चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, कैसे अपनी वैल्यू हमेशा ऊपर रखी जाए। ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर का एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सफ़र को। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये उम्मीदें होती क्या है और ये काम कैसे करती हैं। देखिए, हर इंसान के दिमाग में दूसरे इंसान या किसी सिचुएशन को लेकर एक प्रीसेट इमेज होती है, एक प्रत्याशा होती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप पहले से ही उनके बारे में कुछ सोचते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये उम्मीदें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, सुनी सुनाई बातों या फिर सामने वाले के प्रेजेंट बिहेवियर से बनती है। अगर कोई दोस्त हमेशा आपकी मदद करता आया है तो आपकी उम्मीद बन जाती है कि वो आगे भी करेगा। अगर कोई कलीग हमेशा काम में ढीला रहता है तो आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। और यहीं पर खेल शुरू होता है। जब कोई हमारी उम्मीदों से बढ़कर कुछ करता है तो हमें बहुत खुशी होती है, हम कृतज्ञ महसूस करते हैं। लेकिन जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें निराशा होती है, गुस्सा आता है। ये खुशी और निराशा ही वो इमोशनल लिवर हैं जिन्हें हम आज कंट्रोल करना सीखेंगे। डार्क साइकोलॉजी का सबसे पहला और सबसे पावरफुल रूल जो एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने में मदद करता है वो है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। यानी जितना वादा करो उससे कम दिखाओ और जो डिलीवर करो वो उससे कहीं ज़्यादा हो। ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना हर किसी के बस की बात नहीं। ज़्यादातर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं ताकि सामने वाला उनसे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन जब डिलीवर करने की बारी आती है तो वो या तो पूरा नहीं कर पाते या बस उतना ही करते हैं जितना वादा किया था। और यहीं पर वो अपनी वैल्यू खो देते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कहता है, यार मुझे अर्जेंटली ये रिपोर्ट बनानी है, क्या आज रात तक तू मेरी हेल्प कर पाएगा? अब आप जानते हैं कि आप उसे कल सुबह तक हेल्प कर सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? एक नॉर्मल इंसान कहेगा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आज रात तक पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ आपने उम्मीदों को ऊपर कर दिया। अब अगर आप रात तक रिपोर्ट नहीं दे पाए तो आपका दोस्त निराश होगा, भले ही आप सुबह तक दे दे। उसे लगेगा कि आपने वादा तोड़ा। लेकिन एक डार्क साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? वो कहेगा, देख यार,
मेरा खुद का बहुत काम है, आज रात तो मुश्किल है, हाँ अगर तो सुबह तक इंतज़ार कर सकता है तो मैं कोशिश करूँगा। यहाँ आपने उम्मीदों को जानबूझकर कम कर दिया। अब अगर आप रात में ही रिपोर्ट भेज देते हैं तो आपका दोस्त ओवर द मून होगा। उसे लगेगा कि आपने उसके लिए अपनी जान लगा दी, आपने उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम किया। वो आपका एहसानमंद होगा, आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में कई गुना बढ़ जाएगी। ये सिर्फ दोस्ती में नहीं, हर जगह काम करता है। चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हों, कोई सर्विस दे रहे हों या अपने बॉस को कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हों, अगर आप कहते हैं ये प्रोजेक्ट 3 दिन में पूरा हो जाएगा और उसे 2 दिन में पूरा करके दे देते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं ये कल तक हो जाएगा और उसे कल तक पूरा नहीं कर पाते तो आप जीरो बन जाते हैं। भले ही आपने दिन रात एक करके 2 दिन में उसे पूरा कर दिया हो, फ़र्क सिर्फ एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का है। लोग आपकी परफॉर्मेंस को आपकी एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करते हैं, ना कि सिर्फ आपकी मेहनत से। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको लगातार लोगों की नज़रों में ऊपर उठाता है। आप हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में देखे जाते हैं जो अपनी कही बातों से बढ़कर करता है। यह आपके लिए एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनाता है, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करता है जहां लोग आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक भरोसेमंद और काबिल इंसान हैं, और जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो उनसे अपनी मर्जी का काम करवाना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जो कहेंगे उससे बेहतर ही करेंगे। अब इसका उल्टा भी देख लेते हैं, ओवर प्रॉमिसिंग। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। नेता अक्सर चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, सबको घर मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, लेकिन जब वो वादे पूरे नहीं होते तो क्या होता है? जनता में गुस्सा, निराशा और अविश्वास फैलता है। यही चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में भी होती है। अगर आप अपने पार्टनर से कहते हैं मैं तुम्हें चांद तारे तोड़कर ला दूंगा, और फिर आप एक छोटी सी पार्टी प्लान करके उसे सरप्राइज़ भी नहीं दे पाते, तो वो निराश होगा, उसकी उम्मीदें टूटेंगी, और बार बार ऐसा होने से आपका रिश्ता कमज़ोर होगा। ओवर प्रॉमिसिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अगर वो सामने वाले की हाई एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो आपको असफल ही माना जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पहले ही बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया था तो आपका बेस्ट एफर्ट भी कम लगेगा। इससे लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। और एक बार जब लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं तो उनसे अपनी मर्जी का काम करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो डार्क साइकोलॉजी का पहला सबक यह है कि अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। जब भी कोई आपसे कुछ उम्मीद करे तो उसे थोड़ा कम आंके, थोड़ा सावधानी से जवाब दें। आप ऐसा दिखाएं कि आप उसे पूरा करने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, भले ही वो आपके लिए बहुत आसान हो। इस तरह आप हमेशा सरप्राइज देंगे, हमेशा लोगों की उम्मीदों से बढ़कर निकलेंगे, और यही वो तरीका है जिससे आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते हैं और उनसे वो काम निकलवाते हैं जो आप चाहते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की, फर्स्ट इंप्रेशन और शुरुआती बातचीत का जादू। आप किसी से पहली बार कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, ये तय करता है कि सामने वाला आपसे क्या उम्मीदें पालेगा। ये सिर्फ कपड़ों या बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं है, ये आपकी एनर्जी, आपके शब्द और आपकी अप्रोच की बात है। अगर आप शुरू से ही खुद को एक हाई वैल्यू, बिजी और थोड़ा मुश्किल इंसान दिखाते हैं तो सामने वाला आपसे बड़ी उम्मीदें नहीं पालेगा कि आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए ग्रुप में मिलते हैं और शुरू से ही सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, हर बात में हाँ कहते हैं, तो लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे। उन्हें लगेगा कि आप हमेशा अवेलेबल हैं, हमेशा हेल्प करने को तैयार हैं। इससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि आप आसानी से अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ही थोड़ा रिजर्व रहते हैं, अपनी बात कम कहते हैं और सिर्फ ज़रूरी कामों में ही अपनी हेल्प ऑफर करते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग आपसे मदद मांगने से पहले 2 बार सोचेंगे।
और जब आप किसी की मदद करेंगे तो उन्हें लगेगा कि आपने उनके लिए अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकाला है और वो आपकी ज़्यादा कदर करेंगे। ये हेलो इफ़ेक्ट और हॉर्न इफ़ेक्ट की तरह काम करता है। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है तो लोग आपकी छोटी मोटी गलतियों को भी इग्नोर कर देते हैं और आपसे अच्छी उम्मीदें रखते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट इम्प्रेशन ही ख़राब है तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को भी शक की नज़र से देखा जाता है। खुद को ऐसा इंसान दिखाएं जो वैल्यूएबल है, बिजी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हेल्प कर सकता है। इससे आप अपनी एक ऐसी इमेज बनाएंगे जहां लोग आपसे मदद मांगने से पहले उसकी कद्र करना सीखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है परसीव स्कार्सिटी, यानी किसी चीज़ की कमी का आभास कराना भले ही वो असल में कम ना हो। ये एक बहुत ही पावरफुल डार्क साइकोलॉजी टेक्निक है जो लोगों की उम्मीदों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जब लोग सोचते हैं कि कोई चीज़ लिमिटेड है, मुश्किल से मिलती है या बहुत महंगी है, तो उसकी वैल्यू अपने आप उनकी नज़रों में बढ़ जाती है। ये इंसानी दिमाग का खेल है। हम उन चीज़ों को ज़्यादा चाहते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती। इसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अपनी खुद की अवेलेबिलिटी को लेकर, अगर आप हमेशा हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। उन्हें लगेगा कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप तो है ही। लेकिन अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी को थोड़ा लिमिटेड दिखाते हैं, थोड़ा मुश्किल दिखाते हैं, तो आपकी मदद की वैल्यू बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, आपका दोस्त आपसे मदद मांगता है। आप जानते हैं कि आप फ्री हैं, लेकिन आप सीधे हाँ कहने की बजाय थोड़ा रुक कर कहते हैं, यार मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ, बहुत काम पेंडिंग है, लेकिन चल देखता हूँ, तेरे लिए मैं थोड़ा टाइम निकालता हूँ। यहाँ आपने क्या किया? आपने अपनी स्कार्सिटी क्रिएट की। आपने सामने वाले के दिमाग में ये बात बिठा दी कि आपकी मदद आसानी से नहीं मिलती। अब जब आप उसकी मदद करेंगे तो उसे लगेगा कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, अपनी बिजी लाइफ से उसके लिए टाइम निकाला है। वो आपकी इस मदद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, बल्कि उसकी कद्र करेगा और हो सकता है कि आगे चलकर आपका कोई काम आने पर आपकी हेल्प भी करे। ये टेक्निक सिर्फ लोगों से मदद निकलवाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए भी है। जब आप खुद को एक बिजी, इन डिमांड इंसान दिखाते हैं, भले ही आप अंदर से फ्री हो, तो लोग आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, वो आपकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये एक तरह से आप लोगों के दिमाग में अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप उन्हें ये उम्मीद दे रहे हैं कि आपकी मदद या आपका टाइम एक प्रीमियम चीज़ है जो हर किसी को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं फ्री फ्रेमिंग की। ये भी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का एक बहुत ही गहरा तरीका है। प्री फ्रेमिंग का मतलब है किसी भी सिचुएशन या रिक्वेस्ट को करने से पहले उसके लिए एक मानसिक पृष्ठभूमि तैयार करना, लोगों के दिमाग में पहले से ही एक ऐसा फ्रेम बनाना जिससे आपकी आने वाली बात या रिक्वेस्ट को सही तरीके से समझा और स्वीकार किया जा सके। यह आपको लोगों को साइकोलॉजिकली तैयार करने में मदद करता है कि वो आपकी बात माने। मान लीजिए आप अपने बॉस से किसी नए प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मांगना चाहते हैं। अगर आप सीधे जाकर कहेंगे, सर मुझे और रिसोर्सेज चाहिए, तो हो सकता है कि वो मना कर दे या आपकी बात को उतना सीरियसली ना ले। लेकिन एक डार्क साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? वो पहले से ही अपने बॉस के दिमाग में एक फ्रेम बनाना शुरू कर देगा। वो पहले से ही कुछ दिनों तक प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी चुनौतियों और उसे पूरा करने में लगने वाले एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात करेगा। वो कहेगा, सर ये प्रोजेक्ट जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है, इसमें बहुत बारीकी से काम करना होगा और टीम पर काफ़ी प्रेशर आने वाला है। वो डेटा और फैक्ट्स के साथ ये दिखाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट में कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ रही है जो सामान्य रिसोर्सेज से हैंडल नहीं होंगी। ऐसा करने से क्या होगा? जब आप फाइनली रिसोर्सेज की बात करेंगे तो बॉस के दिमाग में पहले से ही एक कहानी बनी होगी। उन्हें लगेगा कि हाँ, आपने जो चुनौतियाँ बताई थी वो सच थी और अब ये रिसोर्सेज वाकई ज़रूरी है। आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को पहले ही उस लेवल पर सेट कर दिया जहां उन्हें लगा कि एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है।
आपने सीधे रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि एक सिचुएशन क्रिएट की जहां आपकी रिक्वेस्ट एक नेचुरल सॉल्यूशन की तरह लगे। ये प्री फ्रेमिंग दोस्तों, परिवार या किसी भी रिश्ते में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप अपने दोस्त से कोई बड़ा फेवर मांगना चाहते हैं तो सीधे मत मांगिए। पहले उसे सिचुएशन की गंभीरता के बारे में बताइए, आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और आपको इस फेवर की कितनी सख्त ज़रूरत है। उसे यह एहसास दिलाइए कि ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसके दिमाग में एक ऐसा फ्रेम सेट करते हैं जहां वो आपकी रिक्वेस्ट को ज़्यादा महत्व देता है और उसके लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है। ये लोगों की भावनाओं को टैप करने का एक तरीका है। आप सहानुभूति पैदा करते हैं, आप उन्हें अपनी सिचुएशन का हिस्सा बनाते हैं, और जब लोग इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं तो वे आपकी बात मानने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस को पहले से ही इस तरह से मैनेज कर लिया है कि उन्हें आपकी रिक्वेस्ट जायज़ लगे। प्री फ्लेमिंग सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव सिचुएशंस के लिए भी काम आती है। अगर आप जानते हैं कि आपसे कोई गलती हो सकती है या आप कोई काम पूरा नहीं कर पाएंगे तो पहले से ही उसकी बात करना शुरू कर दें। इससे आप सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को पहले ही कम कर देते हैं, और जब वो गलती होती है तो उसका इम्पैक्ट उतना बुरा नहीं होता। आप कह सकते हैं, यार मैं इस काम में नया हूँ तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाएं। यहाँ आपने खुद को पहले ही ह्यूमन एरर के लिए तैयार कर लिया। अब अगर गलती होती है तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही होगी और सामने वाले को ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। ये एक शील्ड की तरह काम करता है। तो हमने देखा कि कैसे अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर का मंत्र, फर्स्ट इंप्रेशन का जादू, परसीव्ड स्कार्सिटी का खेल और प्री फ्रेमिंग की कला, ये सब मिलकर लोगों की उम्मीदों को आपके कंट्रोल में ला सकते हैं। ये सिर्फ उन्हें मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और उनके डिसीजंस किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आप इन बारीक साइकोलॉजिकल धागों को समझना शुरू कर देते हैं तो आप उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने लगते हैं। आप उनकी सोच को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको सिर्फ कुछ लोगों से ही नहीं बल्कि एक बड़े वर्ग से अपनी बात मनवाने में मदद कर सकती है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी की ये दुनिया जितनी गहरी है उतनी ही बारीक भी। उम्मीदों को कंट्रोल करने का ये खेल सिर्फ कुछ ट्रिक्स तक सीमित नहीं है। इसके और भी कई एडवांस लेवल्स हैं जहां आप लोगों के अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालना शुरू कर देते हैं, जहां आप उनकी सबसे गहरी इच्छाओं और ज़रूरतों को पहचान कर उन्हें अपनी मर्जी का काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कुछ और गहरी और ख़तरनाक टेक्निक्स की। हम सीखेंगे कि कैसे आप लोगों के इमोशनल नीड्स को पहचान कर अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। ऐसे कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को यूज करके लोगों को आपके कहे अनुसार चलने पर मजबूर किया जा सकता है। हम सोशल प्रूफ और अथॉरिटी के अंधेरे पहलुओं को भी समझेंगे और कैसे ये चीज़ें लोगों की उम्मीदों और बिहेवियर को आपके इशारों पर नचा सकती है। ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो तब शुरू होगा जब आप इन धागों को और बारीकी से समझना सीखेंगे। याद रखिए, इंसान की उम्मीदें एक खाली स्लेट की तरह होती है जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और एक बार आपने कुछ लिख दिया तो वो उस लिखी हुई चीज़ को सच मानकर उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। पिछली बार हमने कुछ ऐसी गहराइयों को छुआ था जहां उम्मीदों की नींव रखी जाती है। आज हम उस नींव पर एक ऐसा महल बनाना सीखेंगे जिसकी हर दीवार, हर दरवाज़ा आपकी मर्जी से खुलेगा। आज हम उन बारीक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझेंगे जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि सामने वाले के दिमाग को पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर देंगी। सबसे पहले हमें समझना होगा द आर्ट ऑफ स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी को। ये दो ऐसे हथियार हैं जो इंसान के अंदर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को जगा देते हैं। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं या जो काम आप करवाना चाहते हैं वो बहुत दुर्लभ है, बहुत खास है और उसका अवसर सीमित समय के लिए ही है, तो सामने वाला तुरंत उस पर रिएक्ट करता है। सोचिए, एक सेल्समैन आपसे कहे, सर ये डील सिर्फ आज के लिए है, इसके बाद आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा। या फिर हमारे पास सिर्फ 2 ही पीस बचे हैं और बहुत डिमांड है,
क्या होता है, आपके दिमाग में एक अर्जेंसी पैदा होती है कि अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो मैं एक वैल्यूएबल चीज़ खो दूंगा। लोग खोने से बहुत डरते हैं, पाने से कहीं ज़्यादा। इस डर को आप उम्मीदों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से कोई बड़ा फेवर करवाना चाहते हैं। आप उसे सीधे ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये काम करवा दे। आप उसे ऐसे फ्रेम करेंगे, यार तुझे पता है ये मौका लाइफ में एक बार ही आता है और इस काम के लिए मुझे सिर्फ तुझ पर ही भरोसा है, क्योंकि तू अकेला है जो इसे इतनी परफेक्शन से कर सकता है। लेकिन टाइम बहुत कम है, कल शाम तक ही इसकी डेडलाइन है। अगर तूने अभी हेल्प नहीं की तो ये मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। आपने क्या किया? आपने उसकी कैपेबिलिटी की तारीफ की, उसकी उम्मीद जगाई कि वो स्पेशल है। आपने काम की अहमियत बताई, उसकी उम्मीद जगाई कि ये बड़ा काम है। और आपने टाइम लिमिट रखी, उसकी उम्मीद जगाई कि अगर उसने अभी नहीं किया तो वो एक मौका खो देगा। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि अगर उसने हेल्प नहीं की तो वह एक वैल्यूएबल दोस्त को डिसअपॉइंट करेगा और एक प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी को मिस करवा देगा। ऐसे में उसके लिए ना कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह सिर्फ एक दोस्त तक सीमित नहीं है, आप इसे अपने ऑफिस में, बिजनेस में या किसी भी रिश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैरसिटी और उर्जेंसी से आप लोगों की उम्मीदों को इस तरह मोड़ सकते हैं कि उन्हें लगता है कि वे आपकी मदद करके अपना ही फायदा कर रहे हैं या किसी नुकसान से बच रहे हैं। अगला पावरफुल टूल है द इल्यूजन ऑफ चॉइस। अक्सर लोग कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि वे खुद फैसले ले रहे हैं, तो क्यों ना आप उन्हें फैसले लेने का भ्रम दें। जब आप किसी से सीधे कुछ मांगते हैं तो उनके पास हाँ या ना कहने का सीधा विकल्प होता है। लेकिन जब आप उन्हें 2 या 3 विकल्प देते हैं जो सभी अंततः आपके फेवर में जाते हैं, तो आप उनके दिमाग को पहले ही हाँ के दायरे में ले आते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने कलीग से कोई रिपोर्ट जल्दी तैयार करवाना चाहते हैं। बजाय यह कहने के कि यह रिपोर्ट कल तक दे देना, आप कह सकते हैं यह रिपोर्ट तो तुम्हें आज ही देनी पड़ेगी। क्या तुम इसे लंच से पहले खत्म कर सकते हो या तुम्हें शाम तक का समय चाहिए? अब देखिए, दोनों ही विकल्प में रिपोर्ट तो आज ही सबमिट करनी है, लेकिन आपने उसे यह महसूस कराया कि उसके पास चुनने की आज़ादी। वो लंच से पहले का विकल्प चुन सकता है या शाम तक का। दोनों ही सूरतों में काम आज ही खत्म होगा और यह आपकी उम्मीद थी। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी तरीका है। आप सामने वाले को यह फील कराते हैं कि उसके पास पावर है, जबकि असल में आपने उसकी चॉइसेस को पहले ही लिमिट कर दिया है। यह तब और भी काम करता है जब आप किसी से कोई बड़ा कमिटमेंट लेना चाहते हैं। आप उसे सीधे कमिटमेंट के लिए नहीं कहते। आप पूछते हैं, तो इस प्रोजेक्ट पर काम हम कल सुबह शुरू करें या आज शाम से ही थोड़ा शुरू कर दें ताकि कल का बोझ कम हो जाए। दोनों ही विकल्पों में काम शुरू तो होना ही है, लेकिन आपने उसे चुनाव का भ्रम दिया। यह लोगों की उम्मीदों को ऐसे सेट करता है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद फैसला लिया है और इस फैसले को पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है। इससे रेजिस्टेंस कम होता है और कंप्लेंस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं फ्लेमिंग द विन विन की, लेकिन असल में वो आपका विन हो। लोग अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं, ये एक यूनिवर्सल सच है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मर्जी का काम करे, तो उसे यह एहसास दिलाइए कि इसमें उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये फ़ायदा सिर्फ आर्थिक नहीं होता, ये सामाजिक, भावनात्मक या यहाँ तक कि उसके ईगो से जुड़ा भी हो सकता है। आपको समझना होगा कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसकी इनसिक्योरिटी क्या है, उसकी एम्बिशन क्या है, और फिर अपने काम को उसी फ्रेम में ढालिए। उदाहरण के तौर पर, आप चाहते हैं कि आपका टीम मेंबर एक मुश्किल प्रोजेक्ट पर एक्स्ट्रा घंटे काम करे। अगर आप सीधे कहेंगे तुम्हें इस पर ओवर टाइम करना होगा, तो शायद वो प्रतिरोध करेगा। लेकिन अगर आप इसे ऐसे फ्रेम करें, देखो ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर हम इसे सफल बनाते हैं
तो ना केवल कंपनी को फ़ायदा होगा बल्कि तुम्हारी परफॉर्मेंस भी सीधे बॉस की नज़र में आएगी। इससे तुम्हें आगे चलकर प्रमोशन और बेहतर रोल्स मिल सकते हैं। यह तुम्हारे करियर के लिए एक सुनहरा मौका है। आपने क्या किया? आपने उसकी उम्मीदों को उसके करियर ग्रोथ से जोड़ दिया। अब उसे लगेगा कि यह सिर्फ कंपनी का काम नहीं है बल्कि उसके अपने भविष्य को संवारने का मौका है। वो अब इस काम को सिर्फ एक बोझ नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखेगा। उसकी उम्मीदें बदल जाएंगी और वह खुशी खुशी एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा। यह तरीका रिश्तों में भी बहुत काम आता है। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी पसंद की जगह पर छुट्टी मनाने जाए, बजाय इसके कि आप अपनी पसंद थोपे। आप कह सकते हैं, यार मैंने एक जगह देखी है जो मुझे लगता है तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वहाँ का फूड अमेजिंग है और तुम्हें पता है तुम्हें कितनी अच्छी तस्वीरें खिंचवानी पसंद है। वहाँ के व्यूज़ इतने शानदार हैं कि तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। आपने उसकी उम्मीदों को उसकी पसंद, उसके शौक और उसकी सोशल इमेज से जोड़ दिया। अब उसे लगेगा कि यह उसकी अपनी पसंद है और वह उस जगह जाने के लिए उत्सुक होगा। यह है कला, दूसरों की उम्मीदों को ऐसे ट्विस्ट करना कि उन्हें लगे वे अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं जबकि असल में वे आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अगला, लेवरेजिंग सोशल प्रूफ एंड अथॉरिटी। इंसान सामाजिक प्राणी है। हम दूसरों को देखकर सीखते हैं और उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, खासकर जब वो लोग कोई अथॉरिटी रखते हो या बड़ी संख्या में लोग किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। इस साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आप लोगों की उम्मीदों को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने या आपके कहे अनुसार काम करे, तो उसे यह एहसास दिलाइए कि सब ऐसा ही कर रहे हैं या किसी बड़े और सफल व्यक्ति ने ऐसा ही करने की सलाह दी है। मान लीजिए आप अपनी टीम को कोई नया प्रोसेस अपनाने के लिए मनाना चाहते हैं जो थोड़ा मुश्किल है। आप कह सकते हैं, हमारी कंपनी की दूसरी ब्रांच ने इस नए प्रोसेस को अपनाया और उन्होंने अपने टारगेट्स को 30% ज़्यादा अचीव किया। और तो और हमारे CEO सर ने भी पर्सनली कहा है कि ये प्रोसेस फ्यूचर के लिए गेम चेंजर है। आपने क्या किया? आपने सोशल प्रूफ, दूसरी ब्रांच की सफलता और अथॉरिटी, CEO का समर्थन, दोनों का इस्तेमाल किया। अब टीम मेंबर्स की उम्मीदें बदल जाएंगी। उन्हें लगेगा कि अगर दूसरे कर सकते हैं तो वे भी कर सकते हैं और ये CEO की प्राथमिकता है, इसलिए इसे करना ही पड़ेगा। उनकी आशंकाएं कम होंगी और नई प्रोसेस को अपनाने की इच्छा बढ़ेगी। यह तरीका ऑनलाइन मार्केटिंग में खूब इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है 1 लाख से ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं या एक्सपर्ट्स द्वारा रिकमेंडेड। ये सब सोशल प्रूफ और अथॉरिटी का खेल है। लोग दूसरों की उम्मीदों पर भरोसा करते हैं। अगर इतने सारे लोगों ने भरोसा किया है तो यह अच्छा ही होगा। आप भी इसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को कोई किताब पढ़ने के लिए मनाना है, कहिए ये किताब दुनिया के टॉप से वो पढ़ते हैं। किसी को जिम जाने के लिए मनाना है, कहिए मेरे सारे दोस्त जिम जाकर इतने फिट हो गए हैं। आप दूसरों की उम्मीदों को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि उन्हें लगता है कि वे एक सही भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मान रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल सिचुएशन की, द आर्ट ऑफ नो एंड रिजेक्शन को मैनेज करना। हर बार आपकी उम्मीदें पूरी हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी आपको ना सुनने को मिलेगा, लेकिन एक कुशल मैनिपुलेटर ना को हाँ में बदलने की क्षमता रखता है या कम से कम उस ना को अपने फेवर में मोड़ लेता है। जब कोई आपको मना करे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? गुस्सा या निराशा नहीं, आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए सवाल। आपको समझना है कि उस ना के पीछे की असली वजह क्या है। उदाहरण के लिए, आपने किसी से मदद मांगी और उसने ना कह दिया। आप सीधे पूछिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर पाएंगे? क्या कोई स्पेसिफिक दिक्कत है? यह सवाल उसे डिफेंसिव होने के बजाय सोचने पर मजबूर करेगा। हो सकता है उसकी वजह जेन्युइन हो, जैसे उसके पास सच में समय ना हो, या हो सकता है उसकी वजह सिर्फ आलस या अनविलिंगनेस हो। अगर वजह जेन्युइन है तो आप उस वजह को एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर समय की दिक्कत है,
तो क्या मैं तुम्हें इसमें कुछ हेल्प कर सकता हूँ ताकि तुम्हारा समय बचे, या अगर कल तक नहीं हो सकता तो परसों तक कर सकते हो। आप विकल्पों पर बातचीत शुरू करते हैं। अगर उसकी वजह सिर्फ अनविलिंगनेस है तो आप उसे गिल्ट ट्रिप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सब्टल तरीके से। अच्छा, मुझे लगा था तुम पर भरोसा कर सकता हूँ इस काम के लिए। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और से देखता हूँ। बस उम्मीद थी कि तुम शायद समझोगे। अब आपने उसकी उम्मीद को ठेस पहुँचाई कि आप उस पर भरोसा करते थे। ये उसके अंदर एक हल्की सी अपराध बोध की भावना जगा सकता है। कई बार लोग इसी अपराध बोध के चलते बाद में मान जाते हैं, या फिर भविष्य में आपके लिए कोई और फेवर करने को तैयार हो जाते हैं ताकि उस ना की भरपाई कर सके। यह सिर्फ ना को हैंडल करना नहीं है, बल्कि उस ना को भविष्य की उम्मीदों को कंट्रोल करने के लिए एक बीज की तरह बोना है। कभी कभी लोग आपकी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनकी उम्मीदें आपके साथ अलाइन नहीं होती। इस सिचुएशन में आपको क्रिएटिंग इंटरप्रेटनेस एंड रेसिप्रोसिटी का खेल खेलना होगा। इंसान की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जब कोई उसके लिए कुछ करता है तो उसे लगता है कि उसे भी बदले में कुछ करना चाहिए। यह रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए बड़ा काम करे तो पहले उसके लिए कोई छोटा काम कर दीजिए, बिना किसी उम्मीद के। मान लीजिए आप अपने बॉस से एक बड़ा फेवर जैसे सैलरी हाइक चाहते हैं। आप सीधे जाकर नहीं मांगेंगे। पहले आप बॉस के लिए कुछ छोटे छोटे काम करिए जो आपकी जॉब प्रोफाइल में ना हो लेकिन बॉस के लिए महत्वपूर्ण हो, जैसे किसी मुश्किल काम में उनकी हेल्प कर देना, कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार कर देना, या किसी मीटिंग में उनका पक्ष मजबूती से रखना। ये छोटे छोटे फेवर्स आप बिना किसी डिमांड के करते हैं। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो बॉस के अवचेतन मन में यह बात बैठ जाती है कि आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। अब जब आप उनसे सैलरी हाइक के लिए पूछेंगे तो उनके दिमाग में वो सारे छोटे छोटे फेवर्स याद आएंगे जो आपने उनके लिए किए थे। उनके अंदर रेसिप्रोसिटी की भावना जगेगी। उन्हें लगेगा कि आपने उनके लिए इतना कुछ किया है तो अब उन्हें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है दूसरों की उम्मीदों को अपने पक्ष में मोड़ने का। उन्हें इस तरह से आपके प्रति ऑब्लिगेटेड महसूस करवाना कि वे आपकी बात को मना ना पाए। इस रेसिप्रोसिटी को सिर्फ काम में ही नहीं, रिश्तों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने पार्टनर से कोई चीज़ चाहते हैं, पहले आप उसकी कोई पसंदीदा चीज़ लाकर दे दीजिए, या उसके लिए कोई ऐसा काम कर दीजिए जो उसे बहुत पसंद हो। जब वो खुश हो जाए तब आप अपनी बात रखिए। उसके दिमाग में आपके प्रति ग्रैटिट्यूड और रेसिप्रोसिटी की भावना होगी और आपके हाँ कहने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। यह उम्मीदों को इस तरह से आकार देना है जहां सामने वाला खुद को आपका कर्जदार महसूस करे और उस कर्ज को चुकाने के लिए आपकी मर्जी का काम करने को तैयार हो जाए। अंत में द लॉन्ग गेम, सस्टेनिंग कंट्रोल। उम्मीदों को एक बार कंट्रोल करना आसान है, लेकिन इसे लंबे समय तक बनाए रखना एक कला है। इसके लिए आपको लगातार सामने वाले की उम्मीदों को मैनेज करते रहना होगा। यह कोई एक शॉट का खेल नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। आपको अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी होगी। अगर आप किसी को कोई उम्मीद जगाते हैं और उसे पूरा नहीं करते तो अगली बार आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए छोटी छोटी उम्मीदों को हमेशा पूरा करें ताकि बड़ी उम्मीदों को पूरा करवाना आसान हो। दूसरा, रेनफोर्स द वैल्यू। जब कोई आपके लिए कोई काम कर दे तो उसे एहसास दिलाइए कि उसने कितना अच्छा काम किया है और इससे कितना फ़ायदा हुआ है। उसकी तारीफ़ कीजिए, उसे रिवॉर्ड दीजिए, चाहे वो सिर्फ शब्दों का ही क्यों ना हो। यह उस व्यवहार को रेनफोर्स करेगा और अगली बार भी वह आपकी मदद करने को तैयार रहेगा। उसे लगेगा कि आपकी उम्मीदों को पूरा करके उसे तारीफ या पहचान मिलती है। तीसरा, कीप देम गेसिंग। हमेशा अपनी सारी चालें एक साथ मत दिखाइए, थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखिए। लोगों को आपकी अगले मूव का इंतज़ार रहना चाहिए। यह उनकी उम्मीदों को जीवंत रखता है और उन्हें आपके दायरे में बनाए रखता है। इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए आप न केवल दूसरों की उम्मीदों को समझ सकते हैं, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से ढाल भी सकते हैं। आप एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां लोग आपकी दिशा में चलना अपना स्वाभाविक चुनाव समझे, जबकि असलियत में हर कदम, हर फैसला आपके इशारे पर लिया गया होगा। ये सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने का खेल नहीं है,
बल्कि मानव स्वभाव की गहरी समझ का खेल है। हम सभी इच्छाओं, आशंकाओं और उम्मीदों के धागों से बंधे हैं। जो इन धागों को पढ़ना और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना सीख जाता है, वही इस दुनिया में अपनी मर्जी का रास्ता बना पाता है। याद रखिए, ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती, ताकत दिमाग में होती है। और इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। तो अब आप तैयार हैं उस खेल के लिए जहां आप सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि मास्टर पपेटियर हैं। अपनी उम्मीदों को जगाइए और दूसरों की उम्मीदों को कंट्रोल करके अपनी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाइए। लेकिन इस पावर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें, क्योंकि एक बार आप इस कला में माहिर हो गए तो पीछे मुड़कर देखना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं इस खेल को खेलने के लिए? कमेंट्स में बताइए आपको कौन सी तकनीक सबसे शक्तिशाली लगी और आप इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही गहरी बातों को समझने के लिए मिलते हैं अगली बार एक और अनसुलझी पहेली के साथ।